Hello friends, I am Aditi and welcome back to my channel Aditi GS Center. And let's begin with our lesson, that is Introduction to the Parliamentary System. This chapter is of 8th standard and its subject is the civics. इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम मीन्स भारतीय संसद का परिचय, यानी जो संसदीय प्रणाली है उसका परिचय. इन दिस चैप्टर वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द मशीनरी और द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जो मशीनरी है और जो सरकार की जो प्रणाली है हमारे भारत देश में, जो कि भारतीय संविधान में लिखे गए हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. So as you know that every country has the different form of government and there were the different types of the government systems. So before we go ahead to understand the different types of the government systems, let us get the information about some main branches of the government. तो जैसे कि हम सभी को पता है कि अलग अलग देश जो होते हैं उनके पास अलग अलग सरकार की प्रणाली होती है या अलग अलग प्रशासन के तरीके होते हैं. तो अब हम पहले जानने से पहले हम अलग अलग प्रकार के जो सरकारी प्रणाली है उसको जानने से पहले सबसे पहले हम सरकार के जो कुछ मुख्य शाखाएं हैं उसके बारे में जान लेंगे. So first of all, the functions of the legislature is to make the laws, the executive implement the laws and as well the judiciary provides the justice. तो जो कार्य होता है लेजिस्लेचर का यानी विधायिका का, वो कानून स्थापना करना होता है, मतलब कानून बनाना है, और कानून स्थापना करने का कार्य एग्जीक्यूटिव करता है, और हमको न्याय प्रदान करने वाला जो होता है वो जुडिशियरी यानी न्यायपालिका होती है. तो जो कानून मतलब लेजिस्लेचर यानी विधायिका बनाती है उसको स्थापना करने का कार्य कार्यपालिका का होता है यानी एग्जीक्यूटिव का होता है, और इनके बीच में जो करप्शन होता है तो इससे हमको न्याय प्रदान करने वाला कौन होता है, जुडिशियरी यानी न्यायपालिका. The functions of these organs, their jurisdictions, their limitations on their power and the interrelationship between these organs are all decided by our Indian Constitution. तो ये जो तीनों अंग है इनके बीच में क्या अधिकार है, इनकी शक्तियों की कितनी सीमा है और इन तीनों अंगों के बीच में कितने अंतर संबंध है, ये सब निर्णय हमारे भारतीय संविधान द्वारा लिया गया जाता है. So there are the two main types of the government systems that are followed. First one is the parliamentary system and second one is the presidential system. तो दो महत्वपूर्ण या मुख्य प्रकार के जो प्रणाली होती है उसका पालन किया जाता है. सबसे पहला कौन सा होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली, और दूसरा वाला कौन सा होता है, प्रेसिडेंटल सिस्टम यानी राष्ट्रपति प्रणाली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट आवर फर्स्ट वन पॉइंट, दैट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के संसदीय प्रणाली. So the parliamentary system of government developed primarily in England. In England, the constitution is an unwritten constitution. So therefore, the England governance is carried out in accordance with conventions, customs and traditions. तो जो संसदीय प्रणाली है ये सबसे पहले मुख्य रूप से किधर विकसित हुई थी, इंग्लैंड में विकसित हुई थी, और इंग्लैंड का जो संविधान है ये अलिखित संविधान है. तो इसीलिए उधर का जो प्रशासन या जो शासन होता है उससे कई सारे प्रकार के परंपरा, रीति रिवाज या परंपराओं के अनुसार किया जाता है. The British Parliament is an institution that has evolved over the period of time. The parliamentary system of government having its root in the parliament is considered as the contribution of England and India has adopted this parliamentary system of government. तो जो ब्रिटिश की जो संसद है ये एक संस्था है जो कि बहुत अवधि पहले विकसित हुई थी, और जो संसदीय प्रणाली है उसकी जड़ें संसद में है, तो इससे एक इंग्लैंड का एक योगदान माना जाता है, और हमारे भारत ने भी यही जो संसदीय प्रणाली है इसे अपनाया है. So we can see some broad similarities between the parliamentary system of India as well as the parliamentary system of England. But when we look at an institutional level, so the Indian parliamentary system is different in its content. तो हम कुछ व्यापक समानताएं देख सकते हैं भारतीय संसदीय प्रणाली में और इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली में, लेकिन जब भी हम इसे संस्थागत स्तर पर देखें तो जो भारतीय संसदीय प्रणाली है ये अपने सामग्री में कुछ अलग है. सो लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो अभी हम हमारे भारतीय
भारतीय संसदीय जो है उसकी कुछ विशेषता है उसके बारे में हम जान लेंगे. सो फर्स्ट वन इज पॉइंट दैट इज the parliamentary system is the system of governance. The legislature of the central government is the parliament and the Indian parliament is composed of the president, Lok Sabha and Rajya Sabha. तो जो संसदीय प्रणाली है ये प्रशासन या शासन की प्रणाली है और जो विधायिका होती है केंद्रीय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी केंद्रीय सरकार की जो विधायिका होती है उससे पार्लियामेंट यानी संसद कहा जाता है. और जो भारतीय संसद होता है उसमें क्या शामिल होती है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा, ये सब शामिल होते हैं. Then the second one is the members of the Lok Sabha are directly elected by the people and the number of the members in the house are fixed. तो जो सदस्य होते हैं लोकसभा के ये सीधी तरह से लोगों द्वारा चुने गए जाते हैं और जो नंबर होती है यानी उनकी जो संख्या होती है सदनों में, लोकसभा के सदनों में, ये हमेशा निश्चित या तय रहती है. Then third one is elections to Lok Sabha are held at the regular intervals and all political parties contest these elections and the party which gets more than half of the seats is considered as the majority party and the majority party forms the government. तो जो इलेक्शंस यानी जो चुनाव होते हैं लोकसभा के ये नियमित अंतराल द्वारा होते हैं और सभी जो राजनीतिक पार्टीज होती है ये इस इलेक्शंस में भाग लेती है, इस चुनाव में भाग लेती है और एक ऐसी मतलब पार्टी जिसे आधे से भी ज़्यादा सीट्स मिलती है उसे मेजॉरिटी पार्टी माना जाता है और मेजॉरिटी पार्टी से क्या होता है, सरकार बनती है. Sometimes, then fourth one our point is sometimes when no party clears the majority, so therefore some parties come together and they may form the majority, so that's why they can form the government as well. So this kind of the government is known as the coalition government. तो अगर मतलब कभी कभार कौन सी जो पार्टी होती है उसे स्पष्ट मतलब मेजॉरिटी नहीं मिलती है, ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा सीट्स यानी स्पष्ट मेजॉरिटी नहीं पाई जाती है, तो कौन से जो पार्टीज होती है वो एक साथ आकर मेजॉरिटी बनाती है और मेजॉरिटी से ही वो सरकार बना सकते हैं. तो इसीलिए ऐसे प्रकार की जो सरकार होती है उसे क्या कहा जाता है, कोएलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार. In this way, then our the fifth one point is, in this way, candidates directly elected by the people becomes the members of the legislature and the party in the majority gets the chance to form the government. तो ऐसे तरीके से जो कैंडिडेट्स यानी जो उम्मीदवार होते हैं जो कि लोगों द्वारा चुने गए जाते हैं ये किसके सदस्य बनते हैं, लेजिस्लेचर यानी विधायिका के सदस्य बनते हैं और जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है उन्हें क्या मौका मिलता है, मतलब उन्हें क्या मौका मिलता है, वो जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है वो सरकार बना सकती है. Then our sixth one is the leaders of the majority party becomes the prime minister. और जो लीडर होता है यानी मुख्य या जो प्रमुख होता है इस मेजॉरिटी पार्टी का वो कौन बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है. एंड ही और शी सिलेक्ट्स द कैंडिडेट्स फॉर द मिनिस्ट्रियल पोजीशंस फ्रॉम अमंग हिज और हर कलीग्स. तो वो व्यक्ति जो होता है वो अपने ही मतलब कैंडिडेट्स जो होते हैं, उम्मीदवार जो होते हैं उनको सिलेक्ट करता है, उन्हें चुन लेता है मिनिस्ट्रियल पोजीशन यानी मंत्री के पोजीशन के लिए, मंत्री के स्तर के लिए उनके ही कलीग्स में से यानी उनकी ही पार्टी में से. देन द सेवेंथ वन इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स chosen by the prime minister together forms the executive in the parliamentary system of government. And in the parliamentary system of government, the executive has the dual responsibilities. First one, as an executive, they have to implement the laws. Second one, as they are the members of the legislature, so also they have to fulfill the responsibilities of legislature. तो जो प्राइम मिनिस्टर यानी जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं और जो मंत्रियों की परिषद होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा चुने गए जाते हैं, तो ये क्या मतलब एक साथ क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव बनाते हैं. क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका बनाते हैं. और मतलब कार्यपालिका वो संसदीय सिस्टम में प्रणाली में बनाते हैं. तो संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है उनको दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी होती है, दोहरी जिम्मेदारी होती है. सबसे पहले जिम्मेदारी कौन सी होती है कि एक एग्जीक्यूटिव यानी एक कार्यपालिका के रूप में उनको क्या करना पड़ता है, कानून की स्थापना करनी पड़ती है. और दूसरा वाला है कि वो विधायिका के सदस्य
हैं तो इसीलिए उनको विधायिका की जिम्मेदारी या ज़रूरतों को पूरी करनी पड़ती है. So over all the 7 points we have understood about the characteristics of the Indian parliamentary system, that is get the completed. The Prime Minister and the Council of Ministers is responsible to the legislature for all their actions and policies. It means that the Council of Ministers has to work with the legislature, and it is for this reason that the parliamentary system of government is known as the responsible system of government. तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो मंत्रियों की परिषद होती है, ये सब जिम्मेदार होते हैं विधायिका को उनके सभी कार्यों और नीतियों के लिए. इसका मतलब ये होता है कि जो मंत्रियों की परिषद होती है उनको लेजिस्लेचर यानी विधायिका के साथ कार्य करना पड़ता है. और इसी कारण की वजह से जो मतलब हमारी संसदीय प्रणाली है उसे हम क्या बोल सकते हैं, सरकार की एक जिम्मेदार प्रणाली यानी रिस्पॉन्सिबल सिस्टम भी बोल सकते हैं. And another distinct characteristics of the parliamentary system of government is the collective responsibilities. And if any decision taken by any ministry or the department is considered as the decision of government, and the entire council of ministers is responsible for this decisions or policies. तो अगर मतलब दूसरी जो विशेषता होती है संसदीय प्रणाली की, वो क्या होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जो डिसीजन यानी जो निर्णय किसी भी मिनिस्ट्री यानी मंत्री या विभाग द्वारा लिया गया जाता है तो उसे किसका निर्णय माना जाता है, सरकार का निर्णय माना जाता है. और जो पूरी मंत्रियों की परिषद होती है ये जिम्मेदार होती है इसी निर्णय के लिए, वो पूरी मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार होती है. In the parliamentary system, the executive is dependent upon the confidence of legislature in them. This means that the council of ministers remains in the powers till it enjoys the support or the confidence of the legislature. तो जो संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है ये किसके कॉन्फिडेंस यानी किसके विश्वास पर निर्भर होती है, विधायिका के यानी लेजिस्लेचर के विश्वास पर निर्भर होती है. इसका मतलब ये होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है यानी जो मंत्रियों की परिषद होती है ये तब तक सत्ता में रहती है जब तक उनका विश्वास होता है लेजिस्लेचर के कॉन्फिडेंस यानी विश्वास पर या उनके समर्थन पर. And if the legislature feels that the executive does not work in accordance to its wishes, so the legislature removes the executive from the power by passing the no confidence motion. And the no confidence motion is an effective tool of keeping the check over the executive. तो अगर ऐसा विधायिका को लगता है कि जो कार्यपालिका है ये मेरे जैसे मुझे चाहिए वैसे वो कार्य नहीं कर रहा है, तो विधायिका कार्यपालिका को अपने सत्ता से निकाल दे सकती है. क्या पारित करके नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके. और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही प्रभावशाली उपकरण होता है एग्जीक्यूटिव पर यानी कार्यपालिका पर नजर रखने के लिए. In the parliamentary form of government, the legislature is the supreme institution. The elected representatives of the people express the demands and the aspirations of the common people in the parliament. तो जो संसदीय रूप में, सरकार के संसदीय रूप में जो विधायिका होती है इसे एक बहुत ही सर्वोच्च संस्था माना जाता है. और जो चुने गए जो प्रतिनिधित्व होते हैं लोगों के, तो वो लोगों के सामान्य लोगों के क्या चाह है और उनके क्या मांग है इसे वो संसद में अभिव्यक्त करते हैं. एंड द पार्लियामेंट डिसाइड्स अपॉन द इश्यूज ऑफ द पब्लिक वेलफेयर. Since it is the house of the people's representatives and express the sovereign authority of the people, so it is considered as the supreme body. तो अगर जो संसद होती है वो लोक कल्याण के मुद्दों पर निर्णय लेती है और ये जो हाउस होता है ये लोगों के उम्मीदवार का या लोगों के प्रतिनिधित्व का सदन होता है जो कि वो लोगों के संप्रभुत्व अधिकार जो है उसे अभिव्यक्त करता है. तो इसीलिए जो संसद होता है इसे सबसे सर्वोच्च निकाय माना जाता है. सो नाउ आवर फर्स्ट वन पॉइंट दैट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इट इज गेट कंप्लीटेड. So now we will see about our second one point, that is why did India adopt a parliamentary system of government.
तो भारत ने जो सरकार की संसदीय प्रणाली है उसे क्यों अपनाया? सो इंडिया adopted the parliamentary system of government for several reasons. The development of the parliamentary institution started during the British rule, and the British rulers governed in accordance with this system of the government. तो जो इंडिया है, भारत है, उसने संसदीय प्रणाली को कई सारे कारणों की वजह से अपनाया, और जो विकास है संसदीय प्रणाली का यानी संसदीय संस्था का, ये जब ब्रिटिश शासन करते थे तभी हुआ था। और जो ब्रिटिश के जो शासक थे ये इसी प्रणाली द्वारा शासन करते थे। एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट एंड मेनी इंडियंस वेर फैमिलियर टू दिस सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो संसदीय प्रणाली है ये एक रास्ता है एक स्वतंत्र आंदोलन का, और कई सारे भारतीय जो थे ये सरकार के इस आंदोलन, ये सरकार के ये जो सिस्टम थी, प्रणाली थी, ये जो प्रणाली थी इससे वो फैमिलियर थे यानी परिचित थे। एंड मेनी डिस्कशंस took place in the Constituent Assembly over the system of the government, and the framers of the Constitution had made few changes in the parliamentary system to suit the Indian situation. और कई सारे जो चर्चाएं थे ये सरकार के जो प्रणाली थी उस पर संविधान सभा में चर्चाएं किए गए थे। और जो हमारे संविधान के निर्माणकर्ता जो थे, जो हमारे संविधान बनाने वाले जो थे, उन्होंने संसदीय प्रणाली में कुछ ऐसे परिवर्तन किए जो कि हमारे भारतीय स्थिति को जच सके। Discussions and deliberations are an integral part of the parliamentary form of the government, and the questions related to public welfare are discussed in the legislature, and the members of the opposition party also take part in this discussion. तो जो कई सारे विचार विमर्श और कई सारे ऐसे चर्चाएं जो थे ये सब किए गए थे, ये सब एक अभिन्न भाग है संसदीय प्रणाली का, जो संसदीय सरकार की प्रणाली का। और जो क्वेश्चंस थे यानी जो सवाल थे लोक कल्याण से संबंधित, ये सब विधायिका में बातचीत या चर्चाएं किए गए थे। और जो अपोजिशन यानी विरोधी पार्टी वाले जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, ये भी इस डिस्कशंस में, इस चर्चाओं में भाग लेते थे। एंड द अपोजिशन पार्टीज में सपोर्ट द गवर्नमेंट wherever appropriate, point out or the shortcomings in the policies or the laws, put up the studied arguments and questions, etc. So this helps the legislature to make the proper laws. तो अपोजिशन पार्टी वाले भी भाग लेते थे ऐसे प्रकार के चर्चाओं में। तो जो अपोजिशन पार्टी के जो सदस्य थे ये सरकार को सपोर्ट भी यानी समर्थन भी कर सकते थे, जिधर सही या कुछ कमियां रह जाती है कानून बनाने में या कुछ पॉलिसीज में, नीतियों में, और वो विरोध डालते थे। अगर कुछ कमी रहती है तो वो विरोध डालते हैं, इस पर सवाल भी उठाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर में जो कानून होता है ये ठीक तरह से बनता है, और इससे लेजिस्लेचर यानी विधायिका को मदद मिलती है अच्छे और सही कानून बनाने के लिए। So our second one point, that is why did India adopt a parliamentary system of government? It is get completed. So now we will see about our third one point, that is the presidential system of government, यानी सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली। The presidential system of government can also be said to be the another important system of government, and this type of systems exist in the countries such as the United States of America, and the presidential system is different from the parliamentary system. तो जो presidential system यानी जो राष्ट्रपति प्रणाली होती है उसे हम सरकार की दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रणाली है ये बोल सकते हैं। और ऐसे प्रकार की जो प्रणाली होती है, राष्ट्रपति प्रणाली जो होती है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देशों में मौजूद होती है। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी जो संसदीय प्रणाली होती है ये प्रेसिडेंटल सिस्टम से अलग होता है। The system in which the executive is the independent from the legislature, and as the head of the state, the president is directly elected by the people. So it is known as the presidential system.
तो एक ऐसी प्रणाली जिसमें जो कार्यपालिका यानी जो एग्जीक्यूटिव होती है ये विधायिका से स्वतंत्र होती है, लेजिस्लेचर से स्वतंत्र होती है, और एक मतलब हेड, एक एग्जीक्यूटिव मतलब एक हेड के कारण एक राज्य का जो हेड होता है, जो मुख्य होता है प्रेसिडेंट, उसके कारण वो सीधी तरह से लोगों द्वारा चुने गए जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंटल सिस्टम यानी राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। And through these three organs are independent from each other. There are the enough connections between them to work in the harmony or coordination. And the United States of America has adopted the presidential system of government. तो ये जो तीन अंग है, ये जो तीन अंग है अलग अलग मतलब ये स्वतंत्र है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी उनमें सद्भाव और समन्वय के साथ मतलब संपर्क है, वो कार्य करते हैं सद्भाव और समन्वय के साथ। और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसने भी जो प्रेसिडेंटल सिस्टम है, राष्ट्रपति प्रणाली है, इसे अपनाया है। So now we will see about some features of the system of the presidential system. तो अभी हम राष्ट्रपति प्रणाली के कुछ ऐसे विशेषता देखेंगे। First one point is, in a presidential form of government, the legislature and the executive are not directly dependent on each other, and the houses of the legislature and the president are directly elected by the people, and the president is the executive head and has the lot of power including the power to implement the laws. तो जो प्रेसिडेंट होता है यानी जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति जो मतलब सरकार की जो राष्ट्रपति प्रणाली होती है, उसमें जो विधायिका होती है और जो कार्यपालिका होती है, ये एक दूसरे पर सीधी तरीके से निर्भर नहीं होती है। और जो सदन होते हैं विधायिका के और राष्ट्रपति के, ये सीधी तरह से लोगों द्वारा चुने गए जाते हैं। और जो राष्ट्रपति होते हैं ये कार्यकारी मुख्य होते हैं और उनके पास कई सारे ऐसे पावर होती है, शक्तियाँ होती है, जिसमें कि कानून स्थापना करने की भी शक्ति शामिल होती है। Second one point is, in spite of such a structure, the legislature and the executive keeps the check over each other, and this mutual control over each other can lead to the responsible government. तो ऐसे प्रकार की संरचना के बावजूद भी जो कार्यपालिका और जो विधायिका होती है ये एक दूसरे पर नज़र रखते हैं या नियंत्रण रखते हैं। तो ये जो ऐसे मतलब म्यूचुअल कंट्रोल यानी एक दूसरे पर नज़र रखना या नियंत्रण रखना करना ये एक दूसरे पर, तो इससे क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी जिम्मेदार सरकार बनती है। सो दिस आर द टू मेन टाइप्स ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्रेसिडेंटल सिस्टम दैट इज गेट कंप्लीटेड. So apart from the parliamentary and the presidential system of government, there are other types of the government systems that are followed in the countries such as the France, Switzerland, Germany, etc. And the several countries, owing to their unique circumstances, have evolved different systems of the government. तो संसदीय प्रणाली या राष्ट्रपति प्रणाली को छोड़कर भी अलग अलग प्रकार की जो प्रणालियां हैं उसका पालन किया जाता है अलग अलग प्रकार के देशों में, जैसे कि फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऐसे कई सारे। और उनके अनूठी परिस्थिति के कारण कई देशों मतलब उनके अनूठी परिस्थिति के कारण कई देशों ने सरकार की जो विभिन्न प्रणाली है, विभिन्न प्रणाली का विकास किया है। So this is the chapter that is the introduction to the parliamentary system, which is get completed, and as our last one point, third one point, presidential system of government is also get completed. So we have seen that the functions of the legislature is to make the laws, the executive implement the laws, and the judiciary provides the justice. So the functions of these organs, their interrelationship, their jurisdictions, and the limitations on their power are all means decided by our Indian Constitution. So first of all, we have seen about our first one point, that is the parliamentary system of government. In it, we have seen that the parliamentary system developed primarily in England, and in England the constitution is an unwritten constitution. So therefore the England governance is carried out in accordance with customs, traditions and convictions.
and there are some of the broad similarities between the parliamentary system of India and England. But when we looked at an institutional level, the Indian parliamentary system is different in its content, and we have seen various types of the characteristics of our parliamentary system. There are the 7 types of characteristics of parliamentary system that we have seen. In the first one, we have seen that the legislature of the central government is known as the parliament. Second one, we have seen that the members of the Lok Sabha are directly elected by people. Third one is that the elections to Lok Sabha are held at the regular intervals, and the party which gets more than half of the seats is considered as the majority party, and the majority party forms the government. Then the fourth one is sometimes when no party gets the clear majority, so some parties come together and they can establish the majority. That's why they can form the government. So this type of the government is known as the coalition government, means Gadbandhan Sarkar. Then the fifth one, we have seen that in this way the candidates directly elected by the people becomes the members of the legislature. Then the sixth one point, we have seen that the leader of the majority party becomes the prime minister. And in the seventh one, we have seen that as an executive they has the dual responsibilities. Then we have seen about the 2 types of responsibilities that executive handles. First one is that as an executive they have to implement the laws, and second one, as they are the members of the legislature, so they also fulfill the responsibilities of legislature. The prime minister, then these are all our the 7 types of the features as well as the characteristics of the parliamentary system. Then next one, we have seen that the prime minister and the council of ministers is responsible to the legislature for all their actions and the policies. And also we have seen that the Indian parliamentary system is also known as the responsible system of government. And also we have seen that another distinct characteristics of the parliamentary system is the collective responsibility. And if means the legislature feels that the executive does not work in accordance to its wishes, so the legislature removes the executive from its power by passing the no confidence motion. And as we know that the no confidence motion is an effective tool of keeping the check over the executive. And in the parliamentary form of government, the legislature is the supreme institution. Then second one point, we have seen that why did India adopt a parliamentary system of government. So in it we have seen that India adopted the parliamentary system of government for several reasons. In it we have seen that the parliamentary system is also a product of the freedom movement, and many Indians were familiar to this system of the government, and the framers of the constitution had made few changes in the parliamentary system to suit the Indian situations, and the discussions and deliberations are an integral part of the parliamentary form of the government. Then next one, third one point, that is the presidential system of government. It is also important. We have seen about this point, we have learned about this point, as we know that. So in this we have seen that the United States of America has adopted this presidential system of government, and also we have seen the presidential system features. We have seen the 2 types of features that we have currently learned about, the 2 types of features, that in the presidential form of government the legislature and the executive are not directly dependent on each other. Second one is that in spite of such a structure, the legislature and the executive keep a check over each other. And apart from the parliamentary or the presidential system, there are several other types of the systems of the government that are followed in the different types of the countries such as the France, Switzerland and Germany. So all of these our 3 points we have get completed. We have learned about all these 3 of the points, and our the full chapter, that is the introduction to the parliamentary system, it is get completed, यानी संसदीय प्रणाली का परिचय. जय हिंद.